स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है उपचुनाव की तैयारी। कौन पड़ेगा किस पर भारी? राजस्थान में क्योंकि 5 सीटों पर उपचुनाव की दस्तक है और इसे लेकर राजनीतिक दल एक बार फिर से चुनावी परीक्षा से गुजरने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। वहीं उपचुनाव से ठीक पहले प्रदेश बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में पार्टी ने कार्यकर्ताओं से एक बार फिर से जुट जाने का आह्वान किया है। इस बैठक में बीजेपी का पूरा जोर अपनी योजनाओं को कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक पहुंचाने में नजर आया। वहीं कांग्रेस का यह दावा है कि उसका उपचुनाव में इतिहास अभी तक बेहतरीन रहा है और इस बार भी वो 5 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टियों के सामने उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा और किस आधार पर होगा। जिसने ज्यादा बेहतर उम्मीदवारों का चयन किया, राजनीतिक हलकों में इस तरह की चर्चाएं हैं कि उसका पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन आज इसी को लेकर हम बात करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। उपचुनाव का जनादेश, क्या है संदेश? 7 राज्यों के नतीजे, क्या है संकेत? अब की बारी, कौन मारेगा बाजी? कांग्रेस दोहराएगी इतिहास, बीजेपी करेगी ट्रेंड चेंज। उपचुनाव की तैयारी, कौन पड़ेगा भारी? तो लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से राजनीतिक दल उपचुनाव में जाएंगे और अब डबल इंजन की सरकार में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आखिर लोकसभा में जो प्रदर्शन पार्टी का रहा उससे बेहतर प्रदर्शन विधानसभा के इन उपचुनाव में देखा जाए। इसे लेकर के पार्टी की तरफ से अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस पहले से ही तैयारियों का दावा कर रही है तो बाकी की बाप और आरएलपी समेत अन्य पार्टियां भी इसमें जुटी हुई हैं। लेकिन कौन किस पर कितना भारी है मौजूदा वक्त में, इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। आज प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल, प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ कृष्ण कुमार, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं आशुतोष रावत। आप सभी का बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। एक तरफ आज बीजेपी कार्यसमिति की बैठक, दूसरी तरफ जो बाकी राज्यों में उपचुनाव के नतीजे भी हैं। कौन कितना राजस्थान में किस पर भारी चल रहा है? देखिए हेमंत जी, अगर राजस्थान में जो 5 विधानसभा चुनावों के विधानसभा क्षेत्रों के जो उपचुनाव होने वाले हैं, अगर उनको देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास या खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, इनमें से एक भी सीट नहीं थी। अगर भारतीय जनता पार्टी इनमें से कुछ सीटें भी हासिल करती है तो निश्चित तौर पर उसका ग्राफ बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बाप के सामने है, कांग्रेस के सामने है राजस्थान में, कि वो कैसे अपनी सीटों को वापस रिकवर करे, कैसे अपनी सीटों पर वापस अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। दूसरा सवाल आपने पूछा कि जो तमाम 7 राज्यों में 13 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हुए उनके जो परिणाम आए, तो यहां भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है कि पिछली बार इन 13 में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। इस बार वहां उन्होंने हमीरपुर सीट हिमाचल प्रदेश में सीट जीती है। कांग्रेस का प्रदर्शन हालांकि अपने पिछले चुनाव की कंपैरेटिवली और ज्यादा अच्छा रहा है। उनके पास 2 सीटें थी और उन्होंने 2 से बढ़ाकर अपनी संख्या 4 की है। लेकिन यहां 1-2 महत्वपूर्ण चीजें यह है कि राजस्थान में कांग्रेस विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार की, भजनलाल सरकार के सामने अपनी सरकार की छवि बचाना एक बड़ा मुद्दा होगा। और यहां पर 5 जो विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हैं उनमें अपनी दमदारी दिखानी पड़ेगी, जिससे कि मैसेज जनता के बीच में यह जाए कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी उतनी ही मजबूत है जितनी विधानसभा चुनाव के समय में थी। क्योंकि सरकार के इस सरकार के बनने के बाद में जो एक उपचुनाव हुआ है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से हार
का सामना करना पड़ा था। ऐसे में भजनलाल सरकार के सामने अपनी इमेज को, अपनी छवि को बचाने के लिए, अपनी छवि को सुदृढ़ करने के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी कि वो कैसा प्रदर्शन इन 5 विधानसभा उपचुनावों में करते हैं। हेमंत जी, बिल्कुल। और जैसे आज के नतीजों की आपने बात की है, पश्चिम बंगाल में 3 सीटें जो बीजेपी के पास थी वो टीएमसी के पास आ गई है इस लिहाज से, और जो प्रदर्शन है वो उसे देखते हुए अभी का मौजूदा जो उपचुनाव को लेकर के आज जो नतीजे आए उनमें कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का भी बेहतर प्रदर्शन है, अच्छा प्रदर्शन है। फिलहाल इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पंकज शर्मा जी, आपकी टिप्पणी क्या है? कांग्रेस अपने आप को कहां देख पा रही है उपचुनाव में, क्योंकि बीजेपी ने तो आज से ही तैयारियों का शंखनाद कर दिया कार्य समिति की बैठक में। पंकज जी, कार्य समिति की बैठक में तैयारी जी, बोलिए। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूं, बोलिए सर। जी, डेफिनेटली बीजेपी ने डेफिनेटली आज अपनी कार्य समिति से चुनाव का आगाज जरूर किया है, लेकिन आपको ये और हम सबको ये पता है कि बीजेपी कहीं भी जो मूलभूत मुद्दे हैं इस देश के वो छू नहीं पा रही है। बीजेपी अभी भी वही राजनीति, धर्म के आगे पीछे की राजनीति करती नजर आ रही है। बीजेपी आज भी महंगाई पर बात नहीं कर रही, बीजेपी आज भी भूख पर बात नहीं कर रही, बीजेपी आज भी युवाओं की नौकरी पर बात नहीं कर रही है। और इसी का नतीजा है कि आज इंडिया गठबंधन 13 में से 11 सीट जीतकर जीता है, आगे आया है। और आप सबको, हम सबको ये पता है कि राजस्थान में जो पहला उपचुनाव हुआ था 20 सरकार के आने के बाद, कर्णपुर में उपचुनाव हुआ, और कर्णपुर में हम सब ने देखा कि किस तरीके से एक चुनाव जीतने के लिए तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से एक मंत्री बनाया गया, और उस मंत्री को भी जनता ने वहां से हरा दिया। क्योंकि बीजेपी आज भी जो मूल मुद्दे हैं, जो मुद्दे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता के मुद्दे हैं, वो नहीं उठा पा रही है। सिर्फ और धर्म की राजनीति करी, और उनका नतीजा आप देखिए। धर्म की राजनीति इन्होंने अयोध्या से स्टार्ट की, अयोध्या में ये हारे, आज बद्रीनाथ में ये हारे, ये चित्रकूट में ये हारे। तो कहीं ना कहीं हम सबको ये समझना पड़ेगा कि इनकी जो धर्म की राजनीति है, जिस धर्म का आवंडर ये लेकर का राजनीति करते हैं और मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम इस देश का करते हैं, वो मुद्दे अब जनता ने नकार दिए। अब जनता को रोजी रोटी चाहिए, जनता को अब भोजन चाहिए, जनता को अब शिक्षा चाहिए, जनता को अब स्वास्थ्य चाहिए। और कांग्रेस लगातार जनता के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और नौकरी पे बात कर रही है। आप देखेंगे कि राजस्थान में पिछले कुछ महीनों में 3 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, 800 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई है। और कल आप सब लोगों ने देखा होगा कि गुजरात में सिर्फ 10 सीटों के लिए, 10 वैकेंसीज के लिए 2000 से ज्यादा लोग वहां उपलब्ध थे। और आप सबने देखा है कि नीट जैसे गंभीर मुद्दे पे किस तरीके से देश भी चुप है, किस तरीके से सरकार चुप है, और नीट जैसे गंभीर मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने से बच रहे हैं, जिसपे लगभग 33 लाख से ज्यादा युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है। हम सबको यह देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दे हैं, उन संवेदनशील मुद्दों पर किस तरीके से बीजेपी बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। हम सबको देखना पड़ेगा, मणिपुर जैसे संवेदनहीन मुद्दे पर भी ये सरकार, संवेदनशील मुद्दे पर भी ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। वहां पर हमारे इंडिया गठबंधन के नेता, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी गए हैं। राहुल गांधी जी ने सबकी पीड़ा सुनी है। राहुल गांधी जी, आप सबने देखा कि हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ वहां भी गए हैं। हमारे नेता लगातार जमीन पर जनता के बीच जा रहे हैं, और जो जमीन पर जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं सिर्फ उनको उठाने का काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ लोगों को लड़ाने का, भिड़ाने का काम कर रहे हैं। लोगों को ठीक है, एक टिप्पणी सबकी हो जाए। कृष्ण कुमार जी, क्या ये माना जाए कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक इस बात का आगाज है कि आने वाले दिनों में 5 उपचुनाव में पार्टी जा रही है, लिहाजा आप अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, लेकिन चुनौती क्या है? देखो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जैसे विषय पर 24 आवर तैयार रहती है, और अब तो चुनाव में अधिसूचना से पहले की तैयारियां जो होती हैं वो सारी की जा चुकी हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में सरकार की तरफ से भी मंत्रियों को ड्यूटी दी गई है, संगठन की तरफ से भी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और 5 विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस को तय करना है कि वो 5 पे लड़ेगी कि 3 पे लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है और उस दृष्टि से तैयारी कर रही है। वहां पर बाप पार्टी ने कह दिया है वो स्वतंत्र लड़ेगी, हनुमान बेनीवाल ने तो कह दिया है हमारी नेचुरल सीट है, हम ही लड़ेंगे। तो जिस इंडी गठबंधन की राजस्थान में बात है, वो तो उपचुनाव से पहले बिखरा हुआ नजर आएगा। नहीं, वो तो हनुमान बेनीवाल ने पहले कह दिया था कि गठबंधन जो है वो तो सिर्फ दिल्ली का है, लोकसभा का है, विधानसभा में तो हम दोबारा से बैठेंगे, बात करेंगे, अगर बात बनी तो साथ में लड़ेंगे, नहीं तो अलग अलग लड़ेंगे। ये तो पहले ही तय था। निश्चित 7 राज्यों की 13 सीट का, हेमंत जी, 7 राज्यों की 13 सीट का भी जो आपने चर्चा किया और उसमें एक शब्द आपने प्रयोग किया, इंडी गठबंधन जीता, अच्छा प्रदर्शन किया। बंगाल में इंडी गठबंधन नहीं है, ममता बनर्जी ने वहां तो इंडी गठबंधन के साथ खुद को अलग कर लिया था। पंजाब में इंडी गठबंधन नहीं है, आप आदमी पार्टी ने वहां पर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया था।
हिमाचल में 3 में से 1 भाजपा और 2 कांग्रेस जीती है, तो हिमाचल में भाजपा ने 1 प्राप्त की है, खोया कुछ नहीं है। प्रदर्शन हमारा अच्छा रहा है। हाँ, इंडी गठबंधन मैं वापिस आ रहा हूं एक बार। आशुतोष जी, जो बात कृष्ण जी कह रहे थे इंडिया गठबंधन को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, क्या एक चुनौती रहेगी विपक्ष के सामने राजस्थान में इन 5 चुनाव में, आने वाले उपचुनाव में? देखिए, मैं हेमंत जी यहां समझने की जरूरत यह है कि इंडिया अलायंस के अगर प्रदर्शन को कि वहां टीएमसी उनके साथ में है या नहीं है, अगर एनडीए की बात कर लें तो एनडीए ने क्या हासिल किया, यहां यह भी एक सवाल खड़ा होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि अपने प्रदर्शन पर ध्यान देने की ज्यादा विशेष जरूरत है, बशर्ते कि वो हमेशा आंकड़ों से जो खेलना चाहते हैं, हमेशा आंकड़ों के साथ जिस तरह का खेलने की कोशिश करते हैं कि हमने यहां यह हासिल किया है, इंडिया को यह नहीं मिला, टीएमसी उनके साथ नहीं है, आप उनके साथ नहीं है। राजस्थान को भी अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर यहां पर राजस्थान में मुख्य मुकाबला है, लेकिन हमको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका 84 विधानसभा सीट है या जो खीवसर विधानसभा सीट है, वो हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत के लिए ज्यादा कंफर्टेबल वाली स्थिति में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वहां कांग्रेस से नहीं, इन्हीं दोनों लोगों से मुकाबला करना है। खीवसर में उनको मुकाबला आरएलपी के साथ में करना है। वो इंडिया अलायंस के समर्थक के ग्रुप में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका मुकाबला कुल मिलाकर के एनडीए आज सरकार में है और राजस्थान में भाजपा सरकार में है। ऐसे में सरकार के सामने, क्योंकि उपचुनाव के लिए हम एक बहुत कंफर्टेबल स्टेटमेंट दिया जाता है कि जो राज्य सरकारें होती हैं, यह परिणाम उनके पक्ष में ज्यादा जाते हैं। कहा जाता है कि उपचुनाव सरकार, लेकिन इसके बावजूद 2 उपचुनाव हुए हैं अब तक नई सरकार बनने के बाद से, उसमें परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा। करणपुर का भी जिक्र कर रहे थे, लोकसभा में भी मालवीय वाली सीट पर उपचुनाव हुआ, उसमें भी बीजेपी के पक्ष में परिणाम नहीं रहा। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात होगी। मैं कृष्ण जी पूरे वापिस अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि रावत साहब ने एक बात कही है। आपने कहा कि इंडिया गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन देखिए आज जो हिमाचल प्रदेश की सीटों का रिजल्ट है या उत्तराखंड की सीटों का रिजल्ट है, वो तो यही बताता है ना कि वहां पर आपको ज्यादा जिस तरह से उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है। देखो, निश्चित रूप से आशुतोष जी का विश्लेषण अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर के उपचुनाव में जो हासिल किया है, खोया कुछ नहीं है, पाया है। राजस्थान की भी 5 सीटों पर जो संभावित चुनाव होने वाला है, उसमें हमारे पास खोने को कुछ नहीं, पाने को सब कुछ है। और यह निश्चित है कि 5 सीटों पर जिस प्रकार की स्थिति है, खींवसर में हम मात्र 2-3 हजार से हारे थे और अभी उपचुनाव में हम वहां चुनाव जीतकर आने वाले हैं। झुंझुनू में भी हम बहुत कम छोटे अंतर से हारेंगे। ये मतलब पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत सुधार हुआ, विधानसभा लोकसभा के अंतर में हम वहां भी चुनाव जीत सकते हैं। उनियारा देवली का जो समीकरण है, वो भी हम इस बार साधने में सफल होंगे। 84 दौसा की जो गणित है, उस पर हमने दौसा में और उनियारा देवली में राजेंद्र जी को भेजा है। अलग अलग जगह राजनीति के जो चतुर चालाक खिलाड़ी हैं, उन सबकी ड्यूटी अपॉइंट की है। परिणाम हम लेकर आएंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। पंकज शर्मा जी, देखिए बीजेपी कह रही है कि उन्होंने सरकार में आने के बाद युवाओं को नौकरी का भी भरोसा दिया है, तो रोजगार की जो बात आप उठाते रहे थे, 4 लाख नौकरियों का भरोसा कम नहीं है युवाओं को राजस्थान के, लगातार नौकरियां निकाली जा रही। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा था जिस पर सरकार ने कार्रवाई की है। बड़ी बड़ी मछलियां जो है वो अब शिकंजे में है, जो आपके टाइम से भागी जा रही थी, जिनको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या ये लोग कभी गिरफ्तार होंगे, जो शिक्षा संकुल से पेपर निकाल करके ले जाते हैं, वो आप जेल में हैं और भी लगातार कार्रवाई हो रही है। तो महत्वपूर्ण मुद्दे जो थे उनको लेकर सरकार काम कर रही है और इसका फायदा उपचुनाव में मिलेगा। नहीं, देखिए हेमंत जी, जिस भरोसे की आप बात कर रहे हैं ना, वो भरोसा तो 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दिया था। 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वायदा उन्होंने किया था, लेकिन इनके खुद के मंत्री ने ये लोकसभा के पटल पर ये कहा है कि सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी पिछले 10 साल में दी गई है। और ये भरोसा अब राजस्थान की सरकार ने भी दिया है। जिस सरकार ने भरोसा दिया है, उन्होंने अभी तक पिछले 6 महीने में एक भी वैकेंसी नहीं निकाली। जो हमारी सरकार की वैकेंसियां थी, जो हम लोग अभी बजट आया, आपके विधायक विधानसभा में खड़े होकर के वित्त मंत्री को सैल्यूट कर रहे थे। सर सुन तो लीजिए। हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। नहीं,
तो इन्होंने जो नियुक्ति पत्र भी बांटे हैं वो हमारी सरकार में जिन लोगों को एग्जाम हो गए थे, जिनको नियुक्तियां मिल चुकी थी, उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है। देखिए सरकार, मैं एक सीधी सी बात कहता हूं, अब जो चुनाव हो रहे हैं इस देश में वो सिर्फ संवेदनशीलता वर्सेस संवेदनहीनता के बीच का चुनाव है। ये सरकार बीजेपी का पूरा केंद्रीय मंत्री, आप देख लीजिए जो इनका, आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, क्या गठबंधन पूरी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा या अलग अलग? जैसे हमने गठबंधन का हाल देखा था, ममता बनर्जी लोकसभा में भी अलग ही राग अलाप रही थी, वैसे ही यहाँ पर राजस्थान राजस्थान के उपचुनाव में गठबंधन में हम चुनाव लड़ेंगे, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं, और पांचों की पांचों सीट हम जीतने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, पिछले कुछ सालों में 19 से ज्यादा उपचुनाव राजस्थान में हुए हैं और उनमें ज्यादातर पे चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है। जब हम सत्ता में थे तब भी हम जीत रहे थे, और अब जब सत्ता में नहीं है तो कर्णपुर का हम जीत चुके हैं। ये 5 चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। देखिए हेमंत जी, आपको बड़ी बात समझनी पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल भी साझा उम्मीदवार उतारेंगे खींवसर में। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात सुन लीजिए। इस आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से भाजपा में इस समय बिखराव, आज इनकी कार्य समिति की मीटिंग थी और आप सबने नोटिस किया होगा कि 2 बड़े नेता इनके नदारद थे। किरोड़ी लाल मीणा जी उस मीटिंग में नहीं थे, उससे पहले बजट के पूरे सेशन में भी वो नहीं थे, बजट जिस दिन हुआ उस दिन भी नहीं थे, वसुंधरा राजे जी भी नहीं थी। तो आपको समझ सकते हैं किस तरीके से बीजेपी में बिखराव हो। बीजेपी में बिखराव इस कदर है कि जो जनता के मुद्दे हैं वो तो गौण हो ही चुके हैं, लेकिन इन सबको पता ही नहीं कि कौन सरकार चलाए। बिजली पानी के मुद्दे पर हमने देखा है कि इस तरीके से राजस्थान की जनता त्राही है। ठीक है सर, देखो कांग्रेस जो है अपने 5 साल का विषय जो था उसका आंकलन नहीं कर रही, किस प्रकार होटलों में छुपकर समय बिताया जा रहा था। और कांग्रेस में आज भी गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली में विधानसभा में बोलने को लेकर प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि वो नेता बनना चाहते थे और जूली को बना दिया आपके नेता तो कार्यसमिति की बैठक में नहीं पहुंचे करना चाहते हैं। निश्चित रूप से वसुंधरा जी कार्यसमिति की बैठक में नहीं आए हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है ना। और किरोड़ी लाल जी ने घोषणा की है कि वो जब जनता ने 40 साल की सेवा के बाद उनको जनादेश नहीं दिया है तो वो उस विषय पर अपना फैसला सुना चुके हैं, फिर उसी विषय पर बार बार चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। किरोड़ी लाल जी ने कहा है रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो अपने वचन पालन कर लगे हैं। लेकिन जो स्थितियां लोकसभा चुनाव में दिखाई दी और पिछली बार 25 थी, इस बार के लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो सीटें कम हो गई ना सर, उनको लेकर के क्या कर रहे हैं इन उपचुनाव में? निश्चित रूप से पिछली बार सरकार राजस्थान में बुद्धे का ये कह देना या फिर सीपी जोशी का ये कह देना कि भाई जो भी जो नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के वो विदेशी ताकतों से प्रभावित हुए हैं, उनको पलटने के लिए अब क्या कर रहे हैं आप? क्या नया लेकर के आए हैं? निश्चित रूप से लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे। देश विरोधी शक्तियों के स्लीपर सेल सक्रिय थे, बहुत से एनजीओ सक्रिय थे, और उसके कारण देश भर में, केवल राजस्थान में नहीं, जो सीटें घटी हैं उसका विश्लेषण पार्टी और संगठन दोनों कर रहे हैं। सरकार भी उन कारणों का निवारण खोज रही है। इसके साथ साथ प्रदेश में जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, जनादेश जो है, पिछली बार अशोक जी गहलोत की सरकार थी, हमें 25 मिली थी। इस बार हमारी सरकार 115 विधायकों के साथ बनी, लेकिन लोकसभा में जनादेश जो है वो प्रभावित हुआ और हमें 14 और कांग्रेस को 11 मिली, जिसमें 8 कांग्रेस की, 3 गठबंधन की है। इस सारे विषय में जनता के जनादेश को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ने की और आगे की योजना पर काम कर रहे हैं। और प्रदेश में जिस प्रकार का लोक कल्याणकारी बजट, अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट, हर क्षेत्र को कुछ न कुछ देना, एक भी नया टैक्स नहीं लगाना, यह इस बात का संकेत है। अशोक जी गहलोत ने तो अपनी घोषणाओं का पिटोरा अंतिम 6 महीने में खोला था, हमने तो हमारे प्रारंभिक 6 महीने में ईआरसीपी का काम किया, यमुना का काम किया। वो आज के उपचुनाव के नतीजों में भी देश भर में देखने को मिला है। आपने उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंगलौर जो सीटें हैं दोनों की दोनों कांग्रेस ने जीती। आप देखिए बद्रीनाथ आप हार गए हैं। हिमाचल प्रदेश की जो है दो सीटें देहरा नलगढ़ दोनों कांग्रेस ने जीत ली हैं। हमीरपुर, देखो वहां हिमाचल की 3 सीटें कांग्रेस की थी, उसमें से 2 उनको मिली हैं और 1 हमने हासिल की है। ये सारे विषय में हम भी विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन इससे ये जो उपचुनाव होते हैं उससे कोई राष्ट्रीय राजनीति बहुत प्रभावित हो जाए या वही एक ट्रेंड बन जाए, मैन टू मैन भी बहुत डिफर करता है। आप कह रहे हैं राजस्थान में बदलाव होगा, राजस्थान में अब ट्रेंड बदलेगा, जो देश का ट्रेंड आ रहा है राजस्थान में जी। राजस्थान में इन 5 विधानसभाओं के उपचुनाव में निश्चित रूप से आप जो देखेंगे कि ट्रेंड बहुत कुछ बदला है। ठीक है पंकज शर्मा जी, छोटी सी टिप्पणी एक।
नहीं, देखिए हेमंत जी, हम सबको समझना पड़ेगा कि इस समय जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं को रोजगार का मुद्दा। और मैं उसकी बार बार ये बात कर रहा हूँ, और हमारी पार्टी भी लगातार ये मुद्दा उठा रही कि 65% से ज़्यादा यूथ इस देश में है। आपने 2014 में वादा किया 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने का, वो नहीं दी। अब आप आए हैं एक और भरोसा लेकर कि 4 लाख लोगों को नौकरी दी, उसमें भी अभी तक नियुक्ति पत्र जो बांटे हैं वो राजस्थान सरकार ने, जो नौकरियां पहले पूर्ववर्ती सरकार ने जो दे दी उनको नियुक्ति पत्र बांटे। आपको एक दो कंस्ट्रक्टिव एक प्लान बनाना पड़ेगा, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, युवाओं को किस तरीके से नौकरियां देनी जाए इस पर आपको बात करनी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का मुद्दा। आप सबने देखा कि पिछली कल ही न्यूज थी कि किस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ी, दालें महंगी हो रही है, आटा महंगा हो रहा है। और इसी सरकार ने जो सबसे मूलभूत सुविधाएं हैं, आटा, दाल, चीनी, उन सब पे जीएसटी लगा दिया है। किस तरीके से जो गरीब व्यक्ति उसकी खाने की थाली है उस पर भी इन लोगों ने प्रहार किया है। और एक सबसे बड़ी बात और मैं करना चाहूंगा हेमंत जी, आज के अखबारों को आप सबने पढ़ा होगा, पेपर्स को सबने पढ़ा होगा, आपके मीडिया ने भी ये चीज कवर की कि किस तरीके से राजस्थान में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, राजस्थान अपराधिस्तान हो गया है। किस तरीके से आज ही जगह कल गोलियां चली हैं, कुछ जगह बच्चों के साथ हैवानियत हो रही है, दुष्कर्म हो रहे हैं महिलाओं के साथ, लगातार अपराधी गैंगस्टर। राजस्थान में हमने अपराधियों का सफाया कर दिया, अगर कोई अपराधी अब आएगा तो वो जाएगा नहीं वापस। देखो मैं एक चीज आपको कह रहा हूं हेमंत जी, बीजेपी को सिर्फ कहना आता है, सिर्फ ये लोग जुमले और झूठे बातें बोलते हैं। मैं इनके 50 झूठ आपके सामने अभी बोल सकता हूं कि इस तरीके से इन्होंने झूठ के नाम पे राजनीति की है, झूठे वादों के साथ कोई काम जमीन पर करवाया, बापी के लोग सामने डाला करके नहीं। मुझे लगता है कि सिर्फ ये झूठ की राजनीति ये लोग करते हैं। आप इनके तमाम मुद्दे उठा के देखिए, गंगा सफाई से लेकर रोजगार की बात कर लीजिए, डॉलर की रेट की बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करने का काम करते हैं। तो जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं जनता के मुद्दों पे बात करना नहीं चाहते। जनता को नौकरी चाहिए, भूखे पेट को भोजन चाहिए, गरीब माता पिता के बेटे को नौकरी चाहिए, ये लोग बात ही नहीं कर रहे नौकरी पे, तो कहां से हो गई? और संवेदनशीलता दिखाते हैं, तमाम जरूरी मुद्दे पर उन पे बात करनी चाहिए। में कोई बेरोजगार नहीं था, राजस्थान में महंगाई कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? राजस्थान में कोई बेरोजगार नहीं है। अरे भैया, जिस गुजरात से आप आते हैं, गुजरात में 10 वैकेंसी के लिए 1800 से ज्यादा लोग लाइन पे लगे हुए हैं। लगातार इनके राज्य में तमाम पुल गिर रहे हैं, लगातार अपराध हो रहे हैं, और आप कह रहे कुछ हो ही नहीं रहा है। किस तरीके की झूठ? ये झूठ और जुमलों की राजनीति मत कीजिए। जनता को नौकरी चाहिए, भोजन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, उन पर बात काम करना चाहिए था। कांग्रेस के जो बजट थे उनमें नौकरी की संभावनाएं थी, अगर होती तो जनता तुम्हें नकारती क्यों? जनादेश का सम्मान करना कांग्रेस की आदत नहीं है, केवल नेता की बात पर। राहुल गांधी जैसे संसद में उकसाते हैं, यहाँ विधानसभा में, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी शिक्षा के अलावा तमाम जरूरी मुद्दों पर बात करते हैं, शिक्षा पे बात नहीं करते। स्वास्थ्य मंत्री जो स्वास्थ्य पे बात नहीं करते, इनके पीडब्ल्यूडी मंत्री है जो जल पे बात नहीं करते, इनके बिजली की बात नहीं करते, मंत्रियों पे बात नहीं करते। साहब, इनको जनता ने चुना है तो कम से कम जरूरी मुद्दों पे कार्रवाई करें। आशुतोष जी, दोनों की बातें आपने सुनी। देखिए, मुख्य मोटी मोटी बातें, ये जो महंगाई का मसला है, क्या उपचुनाव में देखने को मिलेगा? ईआरसीपी को लेकर के बीजेपी की सरकार ने अभी काम किया, बड़ा ऐलान किया, उसका असर देखने को मिलेगा। रोजगार की बात कर रहे थे अभी पंकज जी, क्या रोजगार का असर इन उपचुनाव में देखने को मिलेगा? दोनों के सामने बिल्कुल संक्षेप में बताइए, कांग्रेस के सामने और बीजेपी के सामने चुनौतियां क्या होगी इन उपचुनाव में? को ये देखना पड़ेगा कि अगले लगभग 5 महीने का समय चुनाव आयोग के पास है जब उनको चुनाव कराना है, क्योंकि 6 महीने के अंदर ये सीटें वापस भरनी है। ऐसे में अगर हम ये भी मोटा मोटा माने कि 3-4 के महीने के बाद भी अगर निर्वाचन आयोग यहाँ उपचुनाव कराता है तो दोनों राजनीतिक दलों के सामने चुनौती इस बात की होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह दिखलाना पड़ेगा कि हमारी सरकार आने के बाद परिस्थितियां वाकई बदली हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो अपराध का हो, चाहे वो महिलाओं की स्थिति हो, चाहे किसानों की स्थिति हो। तो वहीं कांग्रेस के पास में एक मौका है कि 3-4 महीने के अंदर अगर यह सरकार काम नहीं करती है तो सरकार के फेलियर को जनता के सामने ले जाए, और इन 3 महीनों के 4 महीनों के अंदर आने वालों के अंदर दोनों पार्टियां कैसे अपना रोल अदा करती हैं उस पर डिपेंड करेगा कि 5 विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या हों। बिल्कुल, लेकिन कृष्ण जी, मेरा सवाल यह है कि क्या अब आपको याद आ गई कि कार्यकर्ता सब कुछ होते हैं? क्योंकि कार्य समिति की बैठक में जोर इसी बात पर रहा कि कार्यकर्ता ही सब कुछ है। दूसरा, इसके साथ साथ इसका भी जवाब देना चाहता हूं कि 7 राज्यों के चुनावी नतीजे क्या बीजेपी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है?
देखो, जनादेश जो है उसको भाजपा बहुत अच्छे से समझती है। उसे अलार्म कहो, घंटी कहो, चेतावनी कहो, शब्द कुछ भी दिया जा सकता है, भाजपा अच्छे से समझ रही है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और उस सारे विषय में कार्यकर्ता जो है उसको ये मैसेज दिया गया कि 6 महीने में हमने क्या किया है। और तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। कार्यकर्ताओं को बधाई देने के जो कार्यक्रम चल रहे थे उसी श्रृंखला में चुनाव से पहले जिस तरीके से आप दूसरी पार्टियों से ला करके उनको टिकट दे रहे थे, कार्यकर्ता देख रहा था भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं कहां हूं। चलिए फिलहाल जी पूरी कर लीजिए अपनी बात को। जी मतलब हेमंत जी, कार्यकर्ता देख रहा था, कार्यकर्ता की देखने की और नेता के समझने की बात का जो अंतर था उसका परिणाम सामने आ चुका है। नेता समझ गए होंगे और जो भारतीय जनता पार्टी अभी दावे कर रही है वो ले जा पाएगी, डिलीवर कर पाएगी अपनी बात को, जितनी घोषणाएं की गई, जितना काम किया है। फिलहाल बीजेपी कांग्रेस दोनों के सामने ये चुनौती है कि उपचुनाव में आखिर पार कैसे पाई जाए, इसे लेकर मंथन का दौर भी है और लगातार कोशिशें भी तेज होती नजर आ रही हैं।